हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? सो स्टूडेंट्स, लास्ट फ्यू क्लासेस में हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पे बात किया। फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन, परसेंटेज प्रोडक्ट, रिलेटिव अमाउंट, इजंट इट? काफी डिस्कशन किया। मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये सब डिस्कशन किया। लास्ट थिंग इन हेलोजिनेशन इज कि स्टूडेंट, सपोज दैट यू हैव टेकन CH4 और इसका आप क्लोरिनेशन करवा रहे हैं। क्लियर है? तो आपने कंटेनर में, स्टूडेंट्स, अगर आपको हेलोजिनेशन CH4 का करवाना है तो आपको कंटेनर में बहुत सारे CH4 के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और साथ साथ में बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और इनिशियली आपको थोड़ा सनलाइट सप्लाई करना पड़ेगा, या हीट या फ्री रेडिकल, whatever way you want, helper है ना? helper is heat, electricity, light, peroxide and radical। किसी भी तरह से आप रेडिकल जनरेट कर लो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए जाएगा और हेलोजिनेशन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट CH3Cl। क्लियर है? स्टूडेंट्स, आपने स्टार्ट किया था CH4 के साथ और आपने थोड़े क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट कर दिए थे। कैसे? इनिशिएशन स्टेप पे। अब CH4 पे ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा एंड CH3 का फ्री रेडिकल बनाएगा एंड HCl विल बी जनरेटेड। नाउ वी नो दैट दिस CH3 रेडिकल will attack on many other chlorine molecule that is available in the system, and it will form CH3Cl plus Cl dot, और ये प्रोपोगेशन स्टेप है, isn't it? तो स्टूडेंट, ये रिएक्शन होता जाएगा और थोड़े समय के बाद इस मिक्सचर में आपको एक और एंटिटी प्रेजेंट दिखेगा, वो रहेगा CH3Cl, है ना? क्लोरोमिथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्लोरोमिथेन के फॉर्मेशन होने के बाद इनिशियली बहुत कम क्वांटिटी रहेगा, बट विद द टाइम क्लोरोमिथेन का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा और आपको मिक्सचर में CH4 की थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई होगी, CH3Cl थोड़ा बढ़ गया होगा एंड क्लोरीन की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई होगी आफ्टर सम टाइम। क्लियर है? अब आप समझिए, ये होता जा रहा है। इनिशियली केवल CH4 है, तो क्लोरीन के पास CH4 छोड़ के कोई भी और ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसपे वो अटैक करे। बट आफ्टर सम टाइम, रिमेंबर इट, कि CH4 के साथ साथ क्लोरीन विल हैव टू चॉइस, CH3Cl, या तो वो CH3Cl पे अटैक करे या तो CH4 पे अटैक करे। अब आपको पता है कि अगर CH4 पे अटैक करेगा तो ये ऑलरेडी ये रिएक्शन पहले भी चल रहा था और ये होता रहेगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव सीन दैट। लेकिन अगर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ने CH3Cl पे अटैक किया, सो व्हाट इट विल गिव यू? इट विल गिव यू CH3Cl डॉट प्लस HCl। तो आपको एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होता दिखेगा एंड डेफिनेटली दिस फ्री रेडिकल, which this free radical CH2Cl dot will attack on what? It will attack on Cl2 to give CH2, Cl2 and Cl dot. अब फिर से Cl dot will come again over here and the reaction will continue. अब आप समझो, Cl dot के पास दो ऑप्शन है, या तो CH4 पे अटैक करे, CH4 पे अटैक करेगा तो CH3 डॉट फॉर्म होगा एंड दैट विल गिव यू CH3Cl, जो कि ऑलरेडी हमारे मिक्सचर में आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी कि CH3Cl डॉट जो है वो CH3Cl पे अटैक करे, और Cl पे अगर इस पे अटैक करेगा सो इट विल जनरेट CH2Cl विच विल गिव यू फाइनली व्हाट? CH2Cl2। इसका मतलब क्या ना, इसे आफ्टर सम टाइम इसका भी क्लोरिनेशन पॉसिबल हो जाएगा और इसके कारण व्हाट यू विल बी गेटिंग इज CH2Cl2। ऐसा रिएक्शन, अब ये दोनों पैरेलल रिएक्शंस होंगे और दोनों ही होते जाएंगे। इज इट क्लियर?
दोनों ही पैरेलल रिएक्शन होंगे क्योंकि Cl डॉट के पास अभी दो ऑप्शंस हैं, इन दो ऑप्शंस में किसी पे भी अटैक कर सकता है और प्रोबेबिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे इसकी कम होती जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि CH4 का क्वांटिटी कम होगा और इसका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आफ्टर सम टाइम, नाउ अंडरस्टैंड, आफ्टर सम टाइम आपके पास केवल ये तीन एंटिटी ना होके एक और नया एंटिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट विल बी CH2Cl2। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब स्टूडेंट आफ्टर सम टाइम जब CH2Cl2 एक सफिशिएंट क्वांटिटी में आ जाएगा तो Cl डॉट के पास अब दो ऑप्शन ना मिलके तीन ऑप्शन रहेंगे और ये तीनों से किसी से भी अटैक कर सकता है क्योंकि जितने जहां पर भी हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर Cl डॉट ने CH2Cl पे अटैक किया सो इट विल गिव यू CHCl2 डॉट and which will react with Cl2 to give you CHCl3 plus Cl dot. Clear है? So a new, can I say, इसका halogenation, इसका chlorination, that is CH2Cl2 will generate CHCl3. And finally, last step of halogenation will give you CCl4. तो आपको थोड़े टाइम के बाद स्टूडेंट व्हाट यू विल गेट CHCl3 एंड अलोंग विद दैट यू विल गेट CCl4। तो आपने CH3 का हेलोजिनेशन तो किया था टू गेट CH3Cl, बट आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? यू विल गेट मिक्सचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड। क्लियर है? तो आपने CH4 का हेलोजिनेशन कराया था एंड इट विल गिव यू CH3Cl, it will give you CH2Cl2, it will give you CHC3 and CCl4. So it will give you 4 different products. Clear? समझ में आ गया? तो what is the problem of halogenation? Problem of halogenation is that you get multiple products and to separate them all it will be a very difficult and tedious process. तो हेलोजिनेशन करके अल्किल हैलाइड बनाने का जो ये तरीका है, डेफिनेटली दिस विल नॉट बी अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? जब कभी आप हेलोजिनेशन करवाएंगे, आपने यहां CH4 लेके स्टार्ट किया तो यू आर गेटिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप CH3 C2H5 C2H6 लेके करेंगे, CH3 लेके करेंगे तो अगेन यू विल बी गेटिंग मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे अल्केन का चेन बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हेलो अल्केन। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट नो कि जब कभी हेलोजिनेशन होता है तो हेलोजिनेशन डजंट स्टॉप एट दिस स्टेज, रादर वो आगे बढ़ता जाता है और आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन इज कि इफ आई डोंट वांट ऑल दीज मल्टीपल प्रोडक्ट, मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दीज प्रोडक्ट्स, आई वांट टू स्टॉप एट द फर्स्ट स्टेज। अगर मैं ये करना चाहता हूं, so how can I achieve? ये कैसे कर सकते हैं? How this can be achieved if I want to stop it at the first level? Clear है? If I want to stop it at first stage, what can be done? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स। आप सोचो, ये रिएक्शन हो रहा है बट थोड़े टाइम के बाद ये भी जनरेट हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये इससे रिएक्ट ना करे, ये इससे रिएक्ट ना करे, ना ही ये इससे भी रिएक्ट करे, ये किसी से रिएक्ट ना करे, हर टाइम पे क्लोरीन केवल इससे रिएक्ट करे। आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप समझ रहे हो? ये फॉर्म हो रहा है, दिस इज फॉर्मिंग। आप ये फॉर्म होने के बाद अगर Cl, आप सोचो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल ये है कि अगर पहले स्टेज पे जो Cl डॉट जनरेट हो रहा है और CH4 पे अटैक कर रहा है ना, Cl डॉट जो जनरेट हो रहा है एंड CH4 पे अटैक कर रहा है, तो हमें पता है कि इसके कारण आपको फाइनली
CH3 डॉट प्लस HCl मिल रहा है, एंड दिस CH3 डॉट will combine with Cl2 to give CH3Cl plus Cl dot, है ना? The problem is after some time Cl dot will have two options, CH3Cl and CH4. अगर आपका प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इस पे रिएक्ट किया तो ये भी फॉर्म होगा, अगर इसने इस पे रिएक्ट किया तो ये भी फॉर्म होगा, इसने इस पे रिएक्ट किया तो ये फॉर्म होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर somehow or other स्टूडेंट्स हमने ये कर दिया कि दिस विल ऑलवेज रिएक्ट विद दिस, इट विल नेवर रिएक्ट विद दिस, या फिर इसकी रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, अगर ये कर दिया तो हमें पता है कि दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू एंड ऑलवेज ये जो है ये रिएक्शन विल स्टॉप एट द फर्स्ट स्टेज। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है? सो आंसर ऑफ दिस इज वेरी सिंपल, आंसर ऑफ दिस इज वेरी सिंपल। तो जब आप क्लोरीनेशन करवाते हो स्टूडेंट्स, जब कभी आप क्लोरीनेशन कराते हो तो क्लोरीनेशन कराते समय इफ यू हैव टेकन CH4 इन एक्सेस, आपने इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा रखी है कि ये कभी कम ही नहीं हो रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है ये हमेशा से इससे काफी कम है, CH4 से काफी कम है, तो हमेशा से Cl डॉट विल अटैक ऑन CH4। क्लियर है क्या? ये लाखों अगर बने लेकिन ये हजारों करोड़ों में अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये लैक्स ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे इट विल ऑलवेज भी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बहुत कम होगी। तो अगर आपने रिएक्टेंट में अल्केन एक्सेस में लिया है सो इट विल ऑलवेज स्टॉप एट फर्स्ट स्टेज। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। So if this is CH4 is taken in excess, it will always stop at this stage, है ना? इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि Cl डॉट जो भी फॉर्म होगा it will never attack on this, it will always attack on CH4. And student, if you take CH4 plus Cl2 in excess, तो उस केस में इसकी क्वांटिटी काफी कम हो जाएगी, and finally most of the reactant will be in this form, क्योंकि जो भी CH4 जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर भी Cl बचा हुआ है, तो स्टूडेंट जब CH4 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो Cl आगे CH4 मिलेगा नहीं, so it will react on what? It will react on this to give you CH2Cl2। अभी ये भी सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि Cl you have taken in excess, तो बाद में Cl will attack on this। जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो again Cl will be stops, Cl will be present, so that will react with CHCl3 and finally आपको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? CCl4 मिलेगा। क्लियर है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? If Cl is in excess, तो आप समझ लीजिए CH4 खत्म हो गया फिर भी क्लोरीन बचा हुआ है और रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तो क्लोरीन किस पे अटैक करेगा? CH4 खत्म हो गया तो जो प्रोडक्ट बना था CH3Cl उस पे अटैक करेगा, क्लोरीन उस पे अटैक करेगा तो इससे आगे का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2Cl2। ये पूरी की तरह से खत्म हो जाएगा एंड इट विल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू दिस, स्टिल Cl विल बी लेफ्ट आउट एंड रिएक्शन विल कंटिन्यू, तो क्या होगा? फाइनली दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस एंड एट लास्ट यू विल गेट CCl4। So if you want to stop this reaction at very first stage, what you can do, you have to take alkane in excess, and if you want CCl4 or you want कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाए, मोनोक्लोरिनेशन स्टेज तक ना रुक के फाइनल जहां पर सारे हाइड्रोजन निकल गए हैं और केवल हेलोजन रह जाए, अगर आप ये करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको क्लोरीन एक्सेस पे लेना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस द थिंग दैट वाज लेफ्ट इन हेलोजिनेशन। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? इस पे लिखोगे क्या कि हेलोजिनेशन, आप पॉज करके क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि हेलोजिनेशन, in the case of halogenation you get multiple products, in the case of halogenation you will get multiple products, and if you want to stop it at the first stage, then how it can be achieved? By taking alkane in excess. And if you want that
you will get only one product, but the final product will contain all halogen atoms and all hydrogen is replaced by halogen. In that case you have to take halogen in excess. क्लियर है? सो पॉज कीजिए और लिखिए इस पॉइंट को. Okay, so students, halogenation is done. Now we are going to, देखिए अल्केन बेसिकली, एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, a very important thing, कि अल्केन्स जो है स्टूडेंट्स, अल्केन का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एज पैराफीन्स. पैराफीन्स मीन्स, पैरा मीन्स लेस एंड एफीन्स, ये वर्ड जो आया है दैट इज कमिंग फ्रॉम एफिनिटी, एफिनिटी और टेंडेंसी टू रिएक्ट. सो बेसिकली अल्केन्स हैव वेरी वेरी लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट. व्हाट? अल्केन्स की रिएक्शन करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत कम है. रिमेंबर इट, alkanes are very less reactive, paraffins are very less reactive. तो आप पूछोगे सर अगर ये बहुत लेस रिएक्टिव है तो इसकी रिएक्शंस कैसे होती है? इसकी रिएक्शंस तब होगी जब सामने वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. जैसे हेलोजन पे फ्री रेडिकल आपने जनरेट कर दिया, हेलोजन पे फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया तो दैट बिकम वेरी अनस्टेबल एंड इट विल रिएक्ट विद अल्केन. अदरवाइज अल्केन की जो रिएक्शंस होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि वो स्टेबल है, सैचुरेटेड है, उसे रिएक्ट करने की, वो स्टेबल है, उसे रिएक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं. क्लियर है? तो आप अल्केन के टाइम पे रिएक्शंस ही जो देखेंगे वो बहुत कम रिएक्शंस देखेंगे. तो उसमें पहला रिएक्शंस था हेलोजिनेशन. अच्छा, आप बोलेंगे सर उससे पहले जो सारे रिएक्शंस पढ़े थे वो क्या थे? तो जैसे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने देखा, हमने वुड्स रिएक्शन देखा, हमने फिटिक देखा, हमने वुड्स फिटिक देखा, isn't it? वो सारे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. अल्केन बन रहे थे, वहां अल्केन के रिएक्शंस नहीं थे, isn't it? अब अल्केन्स के और ऐसे कौन से रिएक्शंस होते हैं? तो बेसिकली अल्केन्स जो हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इवन अल्केन रिएक्ट. और हम अब उन सारे रिएक्शंस की बात करेंगे. देयरफॉर इस जो लेक्चर का नाम दिया है मैंने लिखा है सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन. व्हाट? एरोमेटाइजेशन. लिखिए. रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन. क्लियर है? अब एरोमेटाइजेशन क्या होता है? टेक इट डाउन. एरोमेटाइजेशन क्या होता है? लिखिए. सो अल्केन्स हैविंग 6 or more carbon atoms. What I'm saying, please take it down. Alkanes having 6 or more carbon atoms get aromatized in presence of very strong oxidizing agent at higher temperature and pressure. This reaction is called as aromatization. आपको क्या मैंने कहा? So alkanes which have minimum 6 or more carbon atom will get aromatized in presence of strong oxidizing agent at higher temperature and pressure to is called as aromatization. तो चलिए इसके एग्जांपल्स थोड़े समझते हैं. सो स्टूडेंट्स अज्यूम करो कि आपके पास यू हैव एन हेक्सेन. So what we need is, we need at least alkane having at least 6 carbon atom, and when it is treated with Cr2O3 plus
Al2O3 at this is around 600 degrees Celsius and high pressure, very high pressure. Generally this pressure is very high pressure. सो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां दो तरह के रिएक्शंस होंगे. एक होगा एरोमेटाइजेशन के केस में दो बातें होती है. एक होता है डी हाइड्रोजिनेशन. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन प्लस साइक्लाइजेशन. एरोमेटाइजेशन में दो चीजें होती है, डी हाइड्रोजिनेशन एंड साइक्लाइजेशन. तो क्या होगा, सबसे पहले आप समझ लो कि ये आपका साइक्लिक कंपाउंड बना देगा. आप ये 6 मेंबर रिंग दे विल गेट कनेक्टेड ऐसा मानो. और फिर यहां जितने भी हाइड्रोजन हैं, हर जगह पे दो दो हाइड्रोजन है. तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन विल गेट रिमूव्ड एंड एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. उसी तरह यहां डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहां पर भी डबल फॉर्म होगा और आपको एरोमेटिक बेंजीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन. क्लियर है? अब आप कहो कि सर अगर मैंने 6 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 लिया है, देन व्हाट? Cr2O3 plus Al2O3 again 600 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर. तो अब स्टूडेंट ऐसा होगा, अगेन इट विल फॉर्म अ 6 मेंबर रिंग. रिमेंबर इट, ये बेंजीन रिंग फॉर्म करेगा. एंड अब ऐसा मान लो ये साइक्लाइजेशन हो रहा है, यहां एक डॉट फॉर्म हो रहा है और यहां एक डॉट फॉर्म हो रहा है और दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं. सो यू विल गेट दिस. अब इसके बाद क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव बेंजीन रिंग. क्लियर है? सिंपल, वेरी सिंपल है ना स्टूडेंट्स? कुछ दिक्कत? काफी सिंपल है. लाइक सपोज नाउ इफ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मेरे पास दिस इज n हेप्टेन, नाउ वी हैव n ऑक्टेन, और इसका मैं एरोमेटाइजेशन कराना चाहता हूं बाय रिएक्टिंग विद इट विथ Cr2O3 Al2O3 एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो इस केस में नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब स्टूडेंट्स जब ये साइक्लाइजेशन हो रहा है तो ये बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता है, बिकॉज इट हैव टू फॉर्म अ 6 मेंबर रिंग. सो दिस 6 मेंबर रिंग कैन बी this can be 6 member ring, can be this, and there are so different combination that is possible. तो यहां पर you will be getting different products. एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा, another you will be getting this, and even you will be getting this. So different products are possible on aromatization of an octane. Clear है? लिखिए, take it down. Simple, very simple. So done students, लिख लिया सबने? चलिए थोड़े और कुछ आपको मैं क्वेश्चंस देता हूं. काफी सिंपल है एरोमेटाइजेशन. आपको जहां पर भी Cr2O3 विथ AlCl3 और अल्केन दिखे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, आपको क्या करना है? एक बेंजीन रिंग बनाना है. और उसके बाद जो बाकी बचे हुए अगर अल्केन्स के ग्रुप्स हैं तो आपको उसको डिफरेंट पॉसिबिलिटी में बेंजीन बनाने के बाद डिफरेंट वे से जैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं आपको अरेंज करना है. अब अज्यूम कर लो, चलो एक और रिएक्शन देखते हैं. CH3 CH2 4 टाइम्स, CH CH3 CH3. अब मैं इसका एरोमेटाइजेशन करता हूं. Cr2O3 प्लस Al2O3 हीट, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर क्या डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे आपको यह सोचना है. थिंक ऑन दिस.
तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 6 मेंबर रिंग बनने चाहिए, isn't it? तो इफ यू सी दीज आर 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, एंड ओवर हियर यू आर गेटिंग दिस. अगर अभी 6 मेंबर रिंग, आप 6 मेंबर रिंग कैसे बना सकते हैं? देखो, क्या आप इसके और इसके बीच में 6 मेंबर बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो 1 and 8 ऐड किया तो 7 मेंबर रिंग होता है. इट्स नॉट पॉसिबल. बट कैन यू ऐड बिटवीन 2 and 8? 2 and 8 को अगर आप ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 6 मेंबर रिंग at which the two groups will be attached to the adjacent position. Clear है? Is it clear? Similarly students, लेकिन अगर आपने 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना दिया, so understand, अब इसका aromatization will be very difficult. 1 और 6 के बीच में कर दिया, अब aromatization आपको हाइड्रोजन निकालना है और 6 कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है. So is it possible? So it will not be possible. Clear है? समझ में आया? Clear है students? Okay. Similarly, can 7 and 2 के बीच में बन सकता है? तो there is only possibility that you will be getting is this aromatic compound. इसके अलावा कोई दूसरा aromatic compound possible है क्या? देखिए, ध्यान से देखिए. Is it possible? अगर दिस इज 1 2 2 and 8, 3 4 5 6 एंड ओके, 6 से, सॉरी, यहां पर 6 से 7 is connected, so you will get this. This is the only possible product, है ना? इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं होगा. सो आप कनेक्ट करके देख लीजिए. सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ आई हैव, सपोज इफ आई हैव 1 2 3 4, then fifth have one methyl group, and then again we have 2. and अगर मैं इसे Cr2O3 plus Al2O3 at high temperature and pressure पे अगर मैं ट्रीट करता हूं, so what are the different possible aromatic compound you will be getting? Try out this one. So कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, isn't it? अब कितने पॉसिबल 6 मेंबर रिंग बनाने हैं? आप बताइए क्या क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स? व्हाट आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी आपको जो मिल सकता है? यहां पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल सकते हैं? सो मुझे 6 मेंबर रिंग बनाना है, तो कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी देखिए. सो सबसे पहले, कैन वी हैव बिटवीन 1 and 6? Can we have between 1 and 6? So 1 and 6 में होगा तो one possibility will be this one. Okay. Now similarly students, can we have between 2 and 7? आप 1 और 6 में अगर करेंगे, देखो 1 and 6 में, so ऐसा कर सकते हैं. This is 1 2 3 4 5, okay, this is 6, so at this place we have a ethyl group. और फिर आप हाइड्रोजन निकालते जाइए. so this is one of the possibility. Similarly, if आपने 2 और, similarly you can have between 2 and 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 and 8 के बीच में अगर आपने बॉन्ड बनाया, so 2 and 8, so this is 2 3 4 5
6 5 7 एंड 8। इस केस में स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, so 7 and 8 is out. इस केस में you have 1 will be connected to 2 and then 6 is connected to 5, so you'll be getting this. Any other possibility? So I don't feel there is any other possibility that is available. तो आपको यहां पर what you are getting, इसको can I write this as, है ना? अच्छा स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज कॉल्ड एज xylene, है ना? इसे क्या कहेंगे? पैराजाइलीन। और इसे क्या कहेंगे? मेटाजाइलीन। और अगर दोनों CH3 ग्रुप बेंजीन के सामने हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोजाइलीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज xylene। क्लियर? सो दिस इज एरोमेटाइजेशन। तो हमने एक नया रिएक्शन पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। क्लियर? पॉज करके इफ यू वांट यू टेक इट डाउन। सो डन? चलिए, नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है अल्केन चैप्टर में। नाउ अनदर रिएक्शन दैट we have to deal is combustion. अब student, this combustion, you know, combustion of any general organic chemistry, organic compound, that is CXHY, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। अब जब इसको बर्न करेंगे, कंबशन करवाएंगे in presence of oxygen O2, so what you will get is you will get CO2 plus H2O. Abhi if you want to balance it, if there are X atom of carbon, you will get X times CO2 and you will get Y by 2 times H2O. To balance O2, you will need X plus Y by 4. Clear hai? So you already know and you have already studied this in mole concept. This is balanced, X times carbon, Y times hydrogen, Y by 2 into H2 means 2, so it is Y times hydrogen. Oxygen is over here, it is 2X plus Y by 2. This is oxygen atoms. यहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, so you have to write it 2x plus y by 4 into 2 oxygen atoms. So 2x plus y by 2. So this is balanced chemical equation, है ना? अब अगर आप अल्केन की बात करें स्टूडेंट्स, तो we know कि in the case of alkane, y is equal to formula is CnH2n plus 2, isn't it? So 2x plus 2. So this is the general formula. So if you put the value of y as 2x plus 2, you will get the general equation. Clear? Quite simple. Okay. Now there is a concept called as heat of combustion, जो हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है in GOC. Heat of combustion. What is heat of combustion? When we know it is amount of heat liberated when 1 mole of a compound is burned completely, isn't it? So what is heat of combustion? It is amount of heat liberated when 1 mole of hydrocarbon is burnt completely into CO2 and H2O, है ना? So अगर आपने किसी हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से बर्न करके CO2 plus H2O में कन्वर्ट कर दिया
and you have taken 1 mole of this. So heat released when 1 mole of compound, when 1 mole of compound, heat released when 1 mole of compound is burnt completely into CO2 and H2O. Now question is कि ठीक है, heat of combustion ये है, we know, but what is the use of heat of combustion? तो हमें पता है कि delta H of heat of combustion is inversely proportional to stability. We have seen this in GOC. So ये stability पे inversely proportional होगा. Clear है? Heat of combustion is inversely proportional to stability. ठीक है? अब अगर इस पे थोड़ी और बात करें तो हीट ऑफ कंबशन दो बातों पे डिपेंड करता है. हीट ऑफ कंबशन, सबसे पहली बात, हीट ऑफ कंबशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होगा. क्लियर है? हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दूसरी बात, इफ, सेकंड इज, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम. अब ये स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं केवल अल्केन की. अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां भी हीट ऑफ कंबशन बदल जाएगा. तो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम देन हीट ऑफ कंबशन is inversely proportional to stability of alkane. What I said? सबसे पहली बात कि heat of combustion depends on what? Heat of combustion depends on number of carbon atom. जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे अल्केन में उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन आएगा. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो उस केस में स्टेबिलिटी, अगर आइसोमर्स हैं अल्केन एक दूसरे के, तो स्टेबिलिटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. क्लियर है? स्टेबिलिटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है? So done students, these 2 points are very important. So heat of combustion depends on what? Number of carbon atom, and if number of carbon atom are same, then heat of combustion depends on stability of, inversely proportional to stability of alkane. Okay? So ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिससे आप स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, नाउ इफ स्टूडेंट्स, इफ आई एम आस्किंग कि compare HOC. HOC stand for heat of combustion. CH4, C2H6, C3H8, C4H10. कंपेयर कर सकते हैं. डेफिनेटली मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर विल बी HOC. अब आप ऐसे ये देख के नहीं बोल सकते कि सर इसका HOC ज्यादा है, HOC ज्यादा है, इसका मतलब अगर हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है क्या? नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर. स्टेबिलिटी कब कंपेयर कर सकते हैं? थ्रू HOC, इफ दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. क्लियर है? ओके. सिमिलरली इफ स्टूडेंट्स, इफ आई से
compare HOC, then what? This is the order. Why? Because number of carbon atom is increasing. Clear hai? Okay. But one question is there which is generally asked. Compare HOC per CH2 unit. Per CH2 unit. For cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, and cyclohexane. So students, in this case, order will be this. HOC per CH2 unit. I'm not saying just HOC, but HOC per CH2 unit. Why? Because यहां पर जो HOC निकलेगा students, it will be for 3 carbon atom. यहां पर जो निकलेगा HOC, it will be for 4 CH2 unit. यहां पर जो निकलेगा that will be 5 CH2 यूनिट, और यहां जो निकलेगा वो निकलेगा 6 CH2 यूनिट के लिए. बट जब आप इसको डिवाइड करेंगे सबको पर CH2 यूनिट निकालेंगे तो इट विल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेन और स्टेबिलिटी. पर CH2 यूनिट अगेन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी. क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको बताया कंपेयर HOC पर CH2 यूनिट. क्लियर? ठीक है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? लिख लीजिए इसे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करके रखिए. टेक इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन, और मैं एक दो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता हूं. कुछ प्रॉब्लम? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं. Compare HOC for these two, butane, N-butane and isopropane. अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 2 3 4, ओवर हियर 1 2 3 4. अब बोलोगे सर इसकी स्टेबिलिटी कैसे पता करें? हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी नाउ? अल्केन की स्टेबिलिटी पे तो अभी तक बात ही नहीं किया है. चलो अल्कीन पे बात किया है, सिस ट्रांस उस पे डिस्कशन किया है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से काउंट करते हैं. अल्कीन की स्टेबिलिटी तो बात किया है, लेकिन अल्केन की स्टेबिलिटी पे कैसे बात करेंगे? तो यहां एक पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए, और फिर इसके पीछे का लॉजिक भी बता दूंगा मैं आपको. नोट इज मोर branched alkane is more stable. More branched alkane is more stable. And if it is more stable, definitely अगर ये ज्यादा stable है, stability and HOC is inversely proportional. So have लोअर HOC. तो अगर आप यहां HOC की बात करें तो मैं बोलूंगा दिस इज द HOC ऑर्डर. जो ब्रांच्ड अल्केन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उसकी वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसका HOC जो है वो कम होता है. अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को. स्टूडेंट्स अब ये बात समझो, अब ये बात समझो कि इसकी HOC जो है वो कम क्यों है, इससे इस बात को समझाने का ट्राई करता हूं. अब ये याद रखना कि जनरली HOC जो होता है वो बहुत हायर टेम्परेचर पे होता है, एंड हायर टेम्परेचर पे वी हैव फ्री रेडिकल रिएक्शंस. जनरली हायर टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना? जनरली हायर टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस होते हैं या HOC कंबशन के टाइम पे फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं. क्लियर है? अब आप देखो, इस बात को समझो. अब स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास यू हैव 6 प्राइमरी कार्बन एटम एंड यू हैव 4 सेकेंडरी कार्बन एटम. क्लियर है?
अब हमें पता है अगर हम प्राइमरी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये तोड़ना डिफिकल्ट होता है। क्लियर है? इसे तोड़ना डिफिकल्ट होता है। जितना ज्यादा प्राइमरी कार्बन एटम होगा उतनी ज्यादा एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लग जाएगी। क्लियर है? और इन बॉन्ड्स को तोड़ना जो है वो थोड़ा आसान होता है एज कॉम्पेयर टू प्राइमरी कार्बन एटम, बिकॉज यू नो कि प्राइमरी फ्री रेडिकल जो बनता है वो काफी अनस्टेबल होता है, और अगर अनस्टेबल होता है तो इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए ये बॉन्ड जो कार्बन प्राइमरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी स्टेबल है, इसीलिए उसको तोड़ने के लिए हमें कैसा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। और इसे तोड़ना आसान है, ये स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। अगर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए आसान होगा। अब ये बात समझ लो, किसी भी मॉलिक्यूल में अब जितने ज्यादा प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा चली जाएगी इसे तोड़ने के लिए। इसे तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंज्यूमिंग, जो एनर्जी आपका निकल रहा है उसे कंज्यूम करेगा। तो एक बात यहां से कैन वी से कि प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसका तोड़ के जो फ्री रेडिकल बनता है वो कम स्टेबल है। अगर ये कम स्टेबल है तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी के बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टर्शियरी। क्लियर है? अब ये जितने बॉन्ड्स जितने ज्यादा स्टेबल होंगे तो इनके पास 9 प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो हैं, और काफी जो स्टेबल है, तो काफी स्टेबल बॉन्ड्स हैं इनके पास। एक टर्शरी है लेकिन 9 कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन एटम है, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई है, और अगर स्टेबिलिटी इसकी हाई है तो डेफिनेटली एचओसी उसकी कम होगी। लॉजिक क्लियर हो गया? क्लियर है? अगर आपको यह बात याद नहीं रहती है तो आपको क्या याद रखना है, मोर ब्रांच्ड अल्केन इज मोर स्टेबल। लॉजिक है, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, उनका तोड़ना मुश्किल होगा। टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन जो है वो आसानी से टूट जाएंगे, उनके बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना? समझ आ रहा है? इसके लिए 3 डिग्री रेडिकल जो है वो काफी स्टेबल है, ये टूटता बहुत आसानी से है क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, और फ्री रेडिकल आसानी से बनके स्टेबल हो जाता है। बट इसी के जगह पे आप अगर प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएंगे तो वो काफी अनस्टेबल होगा। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच में बॉन्ड होगा वो काफी स्टेबल होगा। क्लियर है? तो आज स्टूडेंट्स हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े अल्केन के, दैट इज एरोमेटाइजेशन एंड कंबशन। अभी एक या 2 लेक्चर और मैं लूंगा बेस्ड ऑन मोर रिएक्शंस ऑफ अल्केन, बट वो सारे रिएक्शंस आपको जनरल एग्जामिनेशन में आपको नहीं दिखते हुए मिलेंगे। बट हम बुक्स कभी कभी एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिलेबस में है, तो हम उसे पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिड्स रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ये सारा करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इट विल टेक 1 or 2 मोर लेक्चर्स, एंड अल्केन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो आज के लिए यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।